Hello everyone, this is the fourth and last lecture on measurements and experimentations और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन अरेंजमेंट इन विच a massless string is attached to a heavy mass on one end and to a rigid support on other end। तो आपको ध्यान रखना है कि एक यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रिंग होती है, एक मासलेस स्ट्रिंग होती है। जो स्ट्रिंग होती है इसका हम मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। ऑब्वियसली इसका कुछ मास होगा, बट जो एक आइडियल आपका सिंपल पेंडुलम होता है उसमें हम स्ट्रिंग को क्या करेंगे, मासलेस एज्यूम करेंगे कि उसका मास ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। तो ये जो मासलेस स्ट्रिंग होती है वो एक एंड पे आप देख सकते हो, ये जो लोअर वाला एंड है इसका, यहाँ पे एक हैवी मास अटैच्ड होता है और इस हैवी मास को हम कहते हैं बॉब। इस मास को हम कहते हैं बॉब। तो एक स्ट्रिंग होगी और यहाँ पे जो मास होगा वो अटैच्ड होगा एंड पे, और दूसरा जो एंड होता है वो एक सपोर्ट पे अटैच होता है, मतलब फिक्स सपोर्ट, जिसको आप रिजिड या फिक्स सपोर्ट कह सकते हो। फिक्स्ड और रिजिड दोनों का मीनिंग सेम है, सपोर्ट पे अटैच होता है। तो यहाँ पे ऊपर से एक एंड इसका फिक्स्ड है एक पॉइंट पे और नीचे आपने एक हैवी मास इस पे लटकाया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से ये मूव करेगा। अब होगा क्या यहाँ पे कि ये जो बॉब होता है जनरली जब रेस्ट में होता है तो कुछ इस तरीके से होगा ऑब्वियसली। तो जब ये रेस्ट की कंडीशन में होता है, मींस जब आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, जब ये मूव नहीं कर रहा है, तो जिस पोजीशन में होता है इसको हम कहते हैं इसकी मीन पोजीशन। ये होगा इसकी मीन पोजीशन, मतलब अभी ये क्या है, मीन पोजीशन में। अब आप क्या करते हो, इस बॉब पे कोई फोर्स अप्लाई करते हो, इस बॉब को आप मूव करते हो, तो क्या करेगा, ये इस तरीके से मूव करता है। इसको हम कहते हैं, इस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो इसको हम कहते हैं, इस मूवमेंट को, इस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेशन। तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करता है, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो ये इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा, जितना आप फोर्स लगाओगे ये उतना दूर जाएगा। तो इस तरीके से इस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेशन। तो अगर आप फोर्स ज्यादा अप्लाई करोगे तो ज्यादा दूर जाएगा, कम फोर्स अप्लाई करोगे तो कम दूर जाएगा। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। तो आई होप कि आपको ऑसिलेशन समझ में आ गया होगा। अब आपके पास एक टर्म आती है दैट इज पीरियोडिक मोशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? सबसे पहले हम पीरियोडिक मोशन का मीनिंग समझते हैं। सो द मोशन, जैसे नाम उसका सजेस्ट करता है, पीरियोडिक मीन्स द motion of a body which is repeated after a certain interval is known as periodic motion। तो अगर सेम मोशन, मतलब कोई भी बॉडी किसी भी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, मींस 10 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 15 सेकंड, किसी सर्टेन इंटरवल के बाद सेम तरीके से मोशन कर रही है, मींस उसी पाथ को फॉलो कर रही है, उसी तरीके से मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो अगर आप इस बॉब की बात करें तो अगर आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। तो ये क्या है, किसी सर्टेन इंटरवल के बाद ये क्या करेगा, सेम मोशन करता रहेगा, एक ही तरीके से मूव करता रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का पीरियोडिक मोशन है। मतलब सिंपल पेंडुलम में भी क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। तो पीरियोडिक मोशन बहुत तरीके से हो सकता है। मान लेते हैं कोई बॉडी इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है या इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। वो सेम पाथ फॉलो कर रही है, इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है। तो कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेशन में भी है तो वो भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है। पीरियोडिक मोशन मतलब जो मोशन या जो पाथ कोई भी बॉडी एक सर्टेन इंटरवल के बाद अगर सेम पाथ फॉलो करती है, सेम मोशन फॉलो करती है, तो उस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। नाउ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन मैंने आपको बता दिया कि जो मोशन होता है, कि अगर एक पीरियोडिक मोशन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। कि अगर सेम पाथ फॉलो कर रही है कोई भी बॉडी तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज वन ऑसिलेशन? तो देखिए, कोई भी बॉडी अगर एक पूरा पीरियड फॉलो करके, मतलब सेम पाथ फॉलो करके अपनी मेन पोजीशन से स्टार्ट करके वापस मेन पोजीशन में आ जाती है। जरूरी नहीं है मेन पोजीशन से हम स्टार्ट करें, आप किसी भी पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप मेन पोजीशन पे हो तो बॉडी क्या करेगी, मेन पोजीशन से इस पॉइंट पे जाएगी मान लेते हैं, फिर यहाँ से वापस इस पॉइंट पे जाएगी और फिर से वापस मेन पोजीशन पे आएगी। और अब फिर से देखिए, अब ये जो
पाथ है, देखिए पहले ये बॉडी यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई और फिर यहां से यहां आ गई, तो ये एक पूरा ऑसिलेशन हो गया। उसके बाद यही पैटर्न फॉलो होगा, फिर यहां जाएगी फिर मेन पोजीशन पे। आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं कि यहां से यहां गई फिर यहां से वापस आ गई, तो एक पूरा राउंड, या जिसको आप ऑसिलेशन कहते हैं, इसको हम राउंड नहीं कर सकते क्योंकि वो राउंड नहीं घूम रहे। तो ये पूरा ऑसिलेशन में जितना टाइम कोई भी जो सिंपल पेंडुलम है वो लगाता है, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ये क्या है, टाइम पीरियड हो गया। तो कितना टाइम लगता है किसी भी ऑसिलेशन में, वो क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम का एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो गया। तो उसको हम, जो टाइम पीरियड होता है जनरली, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। टी से हम डिनोट करते हैं सिंपल पेंडुलम के एक ऑसिलेशन को। नाउ द सेकंड थिंग इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? तो सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी का मतलब समझना है कि फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर टाइम में, आप जनरली 1 सेकंड का टाइम लेते हैं कि 1 सेकंड में कोई भी बॉडी कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो द नंबर ऑफ oscillations in 1 second, or you can say the number of oscillations in 1 unit time is known as frequency of oscillation। मतलब अगर ये जो बॉब है वो 1 सेकंड में 10 oscillations कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी ऑसिलेशन क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी, 10 oscillations per second। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। तो जरा देखते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मान लेते हैं अगर उसका टाइम इंटरवल, इसको हम जनरली फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को एफ या एन से भी डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं वो 1 सेकंड में कितने करते हैं, एन, तो एन से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन। नाउ हमको पता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड कितना होता है, दैट इज टाइम पीरियड कितना दिया हमको, टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड, कि एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यू कैन से टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, दैट इज इक्वल टू टी। आपको पता है टी टाइम एक ऑसिलेशन में लगता है, या टी सेकेंड्स आप मान सकते हो। तो एक ऑसिलेशन के लिए टी टाइम लगता है, तो यहीं से आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन टी सेकेंड्स। टी सेकेंड्स में कितने ऑसिलेशंस होंगे, दैट इज इक्वल टू 1। एक ही ऑसिलेशन होगा, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे, फिर सिंपल, दैट इज इक्वल टू 1/t। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, उसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इक्वल टू 1/t। इसको आप f से भी डिनोट करते हो, f या n से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू 1/t, कैपिटल T, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/t। अगर यूनिट की बात करें तो 1/t, तो 1 इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, बाई टी पर सेकेंड। तो ऑसिलेशन की जो यूनिट होती है, दैट इज पर सेकेंड। पर सेकेंड को हम एक और नाम से जानते हैं, पर सेकेंड, और इसको जो हम जनरली यूज करते हैं, पर सेकेंड नहीं, इसको हम कहते हैं हर्ट्ज। इसी पर सेकेंड को हम हर्ट्ज कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है दैट इज हर्ट्ज। तो ये यूनिट है हर्ट्ज की, और हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड आपके लिए फिलहाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी बॉडी अपने मीन पोजीशन से कितना दूर जाती है ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन इट्स ऑसिलेशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो ये देखिए, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इसमें, यहां तक, तो ये क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अगर कोई बॉडी इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, तो यहां से लेके यहां तक जा रही है, इसकी मीन पोजीशन हो गई, या यहां से लेके यहां तक जा रही है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया, या ये जो डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इसकी मीन पोजीशन से किसी भी बॉडी का, तो यहां से मैक्सिमम कहां तक जाती है, यहां तक। अगर ऊपर यहां तक जाती है तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। किसी भी पेंडुलम की, किसी भी सिंपल पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ होती क्या है। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और यू कैन से द लेंथ
फ्रॉम द फिक्स्ड एंड और यू कैन से रिजिड एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब। बॉब की जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होती है वहां से लेके और ये जो फिक्स्ड एंड होता है किसी भी स्ट्रिंग का, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो इस लेंथ को हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो आप कह सकते हो अगर ये बॉब है, इस बॉब का रेडियस और जो स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है दोनों इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, किसमें? इफेक्टिव लेंथ में। तो ये हो गई बॉब की या किसी भी सिंपल पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ में ध्यान रखिए द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, ये पूरा का पूरा किस में आ जाता है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम में आ जाता है। तो द नेक्स्ट इज सेकंड पेंडुलम। सो व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम? ध्यान रखिए सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है, ये भी एक पेंडुलम ही है, सिंपल पेंडुलम ही है, एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है, 1 सेकंड नहीं, नाम इसका सेकंड पेंडुलम है। सो द सिंपल पेंडुलम विच हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स, तो उसका अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होगा तो उसका नाम क्या होगा? सिंपल पेंडुलम। तो कभी भी सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिए उसका टाइम पीरियड आपको क्या लेना है? 2 सेकंड्स। वो कहीं दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, अगर सिंपल पेंडुलम लिख दिया है तो इसका मतलब उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होगा, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। सो द सिंपल पेंडुलम विच हैज द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकंड्स होता है, दैट इज नोन एज सेकेंड पेंडुलम। अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे इसकी तो दैट इज n इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। सो जो सेकेंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? 0.5 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड कितना होता है सेकेंड पेंडुलम का? दैट इज 2 सेकंड्स। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विद 2 थिंग्स, दैट इज लेंथ ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो बेसिकली जो सिंपल पेंडुलम होता है दैट इज फ्री फ्रॉम द मास ऑफ बॉब। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होता है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है? वो मास पे डिपेंड नहीं करता है बॉब के। तो किस चीज पे डिपेंड करता है? 2 पॉइंट्स पे, 2 फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट इज इफेक्टिव लेंथ, किस पे? इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, और दूसरा जो डिपेंड करता है दैट इज ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप पता है आपको किस चीज से डिनोट करना होता है? इसको आप डिनोट करते हो L से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप डिनोट करते हो G से। अब देखिए जो इफेक्टिव लेंथ होता है उस पर किस तरीके से डिपेंड करता है टाइम पीरियड? सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ध्यान रखना स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप लेंथ को 4 टाइम्स करोगे तो जो टाइम पीरियड होगा वो डबल हो जाएगा। अगर आप टाइम पीरियड को ट्रिपल करना चाहते हो तो लेंथ को आपको क्या करना पड़ेगा? 9 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो टाइम पीरियड होता है किस चीज पे डिपेंड करता है? स्क्वायर रूट ऑफ L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द सेकंड थिंग इज टाइम पीरियड दूसरा डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ G। तो ध्यान रखना स्क्वायर रूट ऑफ L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर रूट ऑफ G के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड, एंड G क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, तो आप कह सकते हो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L/G। तो यहां पर से अगर आपको कंपेयर करना है 2 अलग अलग पेंडुलम्स का टाइम, तो आपको पहले तो हम इसको एक फॉर्मूला बना लेते हैं जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 2π। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L/G। तो ये जो होता है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। हाँ, अगर आपको फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी? सो n इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल आप कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ G/L। अब मान लेते हैं यहाँ पे 2 अलग अलग आपको टाइम पीरियड्स कैलकुलेट करने हैं, 2 अलग अलग पेंडुलम के टाइम पीरियड्स कैलकुलेट करने हैं। तो मान लेते हैं T1 एक का टाइम पीरियड है, उसकी इफेक्टिव लेंथ है L1 और उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G1। दूसरे के लिए टाइम पीरियड T2, उसकी इफेक्टिव लेंथ है L2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G2। तो यहां से क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L1/G1, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू 2π
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L2 बाय G2। अब अगर यहाँ पे आप डिवाइड करोगे किसको, T1 से T2 को, तो T1 बाई T2 देखिए क्या हो जाता है यहाँ पे, T1 बाई T2 क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू, देखिए तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ L1 बाई G1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ L2 बाई G2। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। अब देखिए जो अर्थ है हमारे पास, अर्थ में जी की जो वैल्यू होती है वो तो हमेशा सेम होगी। तो अगर कोई भी हमारे पास सिंपल पेंडुलम हमारे सेम प्लेनेट में मतलब अर्थ में ही है तो उसके लिए G1 और G2 की वैल्यू सेम होगी। लेकिन अगर हम दो अलग अलग प्लैनेट्स में हम सिंपल पेंडुलम यूज कर रहे हैं, एक अर्थ में है दूसरा मरकरी में है या वीनस में है या वो किसी और तीसरे प्लेनेट में मार्स में है या मून पे है, तो अलग अलग जगहों पे जी की वैल्यू जो होती है, जी की जो वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर प्लेनेट पे या एक सैटेलाइट पे जो भी है वहां पे सेम रहेगी। लेकिन अगर आप प्लैनेट्स को चेंज करते हो, प्लैनेट्स चेंज करने पे जी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जी की वैल्यू दो अलग अलग प्लैनेट्स पे सेम है तब आप सेम रखेंगे, लेकिन अगर अलग अलग वैल्यूज होगी तो आपको अलग अलग रखनी पड़ेगी। तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर सेम प्लैनेट पे दोनों के दोनों आपने पेंडुलम रखे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इफ उस केस में क्या हो जाएगा, G1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, G2 हो जाएगा। तो G1 और G2 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो T1 बाई T2 क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 इक्वल टू हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ L1 बाई L2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर दो अलग अलग प्लैनेट्स हैं और उनमें आपने बॉब लेंथ सेम रखी हुई है, बॉब की लेंथ सेम है, तो इफ L1 इज इक्वल टू L2 तो बॉब की लेंथ सेम है लेकिन प्लैनेट्स अलग अलग है। मतलब एक आपने पेंडुलम कहां पे रखा है, अर्थ पे रखा है, दूसरा मून पे रखा हुआ है, तो दो अलग अलग प्लैनेट्स हो गए या दो अलग अलग, एक प्लैनेट है एक सैटेलाइट है, तो दो अलग अलग जगहों पे आपने जो है सिंपल पेंडुलम को रखा हुआ है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए L1 और L2 बराबर है तो L1 और L2 कैंसिल हो जाएगा और G2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो T1 बाई T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G2 बाई G1। तो ये दो अलग अलग केसेस आपके पास बन सकते हैं। अगर आप इस स्टैंडर्ड को केस को याद रखो तो आपको ये दो केसेस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बहुत जरूरी नहीं होगा। आप इन दो केसेस को ऑटोमेटिकली यहां से डिराइव कर सकते हो। और उसके लिए भी इस स्टैंडर्ड कंडीशन को रखने के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम टाइम पीरियड जो होता है उसकी डिपेंडेंसी चेक करते हैं लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और मास चाहे कुछ भी हो बॉब का, मास पे कभी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम रिलेटेड टू द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ two simple pendulums are 2 seconds and 3 seconds respectively. Find the ratio of their effective lengths. तो उनकी इफेक्टिव लेंथ का रेशियो हमको पता करना है जबकि हमको टाइम पीरियड गिवन है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था तो आपको मैंने अभी रिलेशनशिप बताया कि जो T1 बाई T2 होता है, T1 बाई T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 बाई L2। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पे G1 और G2 दोनों के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो हमको ये कंसीडर करना है यहाँ पे कि G1 और G2 की वैल्यू सेम ही है। क्योंकि अगर G1 और G2 की वैल्यू अलग अलग होगी तो उसने अगर अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बताया होगा कि एक प्लैनेट A है एक प्लैनेट B है, कोई भी अलग अलग जगह है जहां पे G की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे नहीं दिया है तो हमको अभी अर्थ को ही कंसिडर करना है। तो और अर्थ को हम कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पे G1 और G2 की वैल्यू सेम होगी, और G1 और G2 की वैल्यू सेम होगी तो T1 बाई T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ L1 बाई L2। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। तो हमको ये गिवन है जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड T1 इक्वल टू कितना है हमारे पास, T1 इक्वल टू 2 सेकेंड्स, T1 इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और T2 इक्वल टू कितना है हमारे पास 3 सेकेंड्स। तो वैल्यू पुट करते हैं हम 2 बाई 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 बाई L2। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है, तो ये क्या हो जाएगा L1 बाई L2। तो रेशियो क्या हो गया, L1 इज टू L2 इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 4 इज टू 9। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ का रेशियो क्या है, दैट इज 4 इज टू 9। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। द सेकेंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर जी के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया, किसी अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में मेंशन नहीं किया गया, तो आपको जी की वैल्यू वही रखनी है जो अर्थ पे होती है।
और अर्थ पे जनरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या कहीं पे हम अगर क्वेश्चन में दिया होता है हमें कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी उसे ले सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको g इक्वल टू दिया हुआ है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक और चीज दी हुई है दैट इज द सेकंड पेंडुलम, क्योंकि आपको पता है जो टाइम पीरियड होता है सेकंड पेंडुलम का t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। तो ये जो फॉर्मूला होता है दैट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो आपको g की वैल्यू दी है दैट इज इक्वल टू 10, और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा, टाइम पीरियड किससे पता चलेगा, सेकंड पेंडुलम से। सेकंड पेंडुलम का मैंने आपको बताया था कि कभी भी वर्ड सेकंड पेंडुलम आता है तो टाइम पीरियड क्या होता है सेकंड पेंडुलम का, दैट इज 2 सेकंड। सो 2 सेकंड इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। अब वैल्यूज पुट कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। आप चाहो तो 2 बोथ साइड से कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आप चाहो तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो दैट इज 22/7, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है दैट इज इक्वल टू 1, और 22/7 तो दैट इज 22 का स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। तो स्क्वायर रूट ऑफ l, स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमने स्क्वायर किया, दैट इज l बाय जी, और g की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे 10। तो अब चाहो तो आप l की वैल्यू यहाँ से चेक कर सकते हो, दैट इज l इक्वल टू 7 स्क्वायर, यहाँ पे 7 स्क्वायर इधर चला जाएगा, 7 स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 से मल्टीप्लाई करके 22 का स्क्वायर। तो l इज इक्वल टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर दैट इज 49 इंटू 10 दैट इज 490 बाय 22 का स्क्वायर दैट इज 484। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ l, और आप चाहो तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन आपके पास है वो है व्हाट वुड हैपन टू टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ बिकम्स 1/4। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पास आ जाते हैं कि अगर हमने लेंथ को 1/4 कर दिया, जो इफेक्टिव लेंथ है इसकी उसको 1/4 कर दिया या डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो उससे टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए मान लेते हैं पहले जो उसका टाइम पीरियड है वो क्या है t था, और नया टाइम पीरियड t डैश या t1 आप कुछ भी अपनी तरफ से ले सकते हैं। सो आपको पता है t इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, या यू कैन से 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। तो मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है पहले टाइम पीरियड t था, नाउ न्यू टाइम पीरियड मान लेते हैं, न्यू टाइम पीरियड, क्योंकि मुझे नहीं पता टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मान लेते हैं न्यू टाइम पीरियड इज t डैश। तो न्यू लेंथ जो होगी, क्योंकि लेंथ क्या कर दी गई, लेंथ बिकम्स 1/4, तो लेंथ को 1/4 कर दिया, पहले लेंथ क्या थी l थी, तो न्यू लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ इज इक्वल टू l बाई 4। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिए इस पे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और जनरली आप गलती कर लेते हो ऐसे क्वेश्चंस में। तो l इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो न्यू लेंथ जो है वो l बाई 4 लिया, तो t डैश की जो वैल्यू हो जाएगी t डैश इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l की जगह पे क्या लिखना है, l बाई 4 डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t डैश इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये g से मल्टीप्लाई हो जाएगा l बाय 4 इंटू जी। अब ये जो 4 है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको आप बाहर ले सकते हो, तो t डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 2 पाई बाई 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 इंटू l बाई जी। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 2 लिख सकते हो। नाउ t डैश डिवाइडेड बाई t डैश को अगर आप t से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज t डैश की वैल्यू क्या है 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो आप, दैट इज पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, l बाई जी से l बाई जी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल रही है मुझे कंडीशन, यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या मिल रही है, मुझे मिल रही है t डैश बाई t इज इक्वल टू, देखो कुछ भी नहीं बच रहा, सिर्फ 1/2 बच रहा है, और यू कैन से आप t को इधर भेज दो तो t डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, t बाई 2। मतलब जो t था, t क्या था, पहले टाइम था उसका हाफ हो गया, t बाई 2, t डैश इक्वल टू t बाई 2। तो ये क्या इंडिकेट करता है, द टाइम पीरियड विल बिकम हाफ। तो अगर आप लेंथ को 1/4 कर देते हो तो टाइम पीरियड जो होगा आपका पेंडुलम का वो हाफ हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें।